एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फेंग ची यांग गैम्बलिंग हाउस में जाकर वहां पर जानबूझकर प्रॉब्लम खड़ा करना स्टार्ट कर दिया होता है। लेकिन तभी वहां पर ची यांग गैंग का लीडर ची की आकर कहता है कि मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पर आने वाले हैं, नहीं तो मैं पहले ही आकर आपका जरूर वेलकम करता। फेंग उससे कहते हैं कि आपको ज़्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब से मैं यहाँ पर रोज आऊँगा। ये सुनकर ची की काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसका वैसे एक्सप्रेशन देखकर फेंग पूछता है क्यों, क्या हो गया, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? वो घबराते हुए कहता नहीं, आप आ सकते हैं। ये बोलकर वो युवान फैमिली वाला घटना को सोचकर डर जाता है और सोचते हैं कि अगर ये यहाँ पर रोज आना शुरू कर देगा तो मेरा गैम्बलिंग हाउस बंद हो जाएगा। अब मुझे पता चल गया कि जानबूझकर ऐसा कर रहा है। ये सोचकर उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है। ये सोचकर वो उससे कहता है कि मैं एंशिएंट रूइन वाले घटना के बारे में सुना हूँ और वो पूरी तरह से गलतफहमी थी, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये बोलकर वो उसे 1000 क्रिस्टल देकर मामला रफा दफा करने के लिए कहता है। इसके लिए फैंग मान जाता है और वहाँ से जाने लगा होता है। उससे जाता देखकर चीके का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा होता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर छू नहीं सकता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे। इसके बाद यू गैम्बलिंग हाउस को दिखाते हैं जहाँ पर एल्डर यू फैंग को वो वाला स्पिरिट आयरन दे देता है जिसे वो युवान से जीता होता है और उसे वो वाला भी दे देता है जो कि उसे उधार में दिया होता है। वो देखकर फैंग कहता है कि आप पहले ही मेरा काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर दिए हैं, इसलिए एक और गिफ्ट लेना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। एल्डर यू उससे कहते हैं कि इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे भी हम काफ़ी कुछ कलेक्ट कर लिए हैं। ये सुनकर फैंग वो वाला गिफ्ट भी एक्सेप्ट कर लेता है और पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई है जो कि स्पिरिट आयरन को फोर्ज कर सकता है। वो कहते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे फोर्जरी मास्टर है, लेकिन उनमें से लू सॉन्ग सबसे बेस्ट है, लेकिन वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा वियर टेम्पर का है, बिना हाईएस्ट क्वालिटी मटेरियल का वो फोर्ज करना स्टार्ट करेगा ही नहीं। फैंग कहता है कि मैं उसे अपना ये वाला हाई क्वालिटी का स्पिरिट आयरन दूंगा जिससे कि मैं फायर चिमेरा का कोर्स से बनाया हूँ, क्या तब भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा क्या? उसे देखकर वो कहते हैं कि ये तो फायर एट्रीब्यूट का है, लेकिन तुम्हारा हाईएस्ट क्वालिटी का स्पिरिट आयरन तो एट्रीब्यूट लेस है, अगर तुम फोर्सफुली दोनों को मर्ज करोगे तो उसका ग्रेड गिर जाएगा। ये सुनकर वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है, लेकिन तभी वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं अपना फायर एट्रीब्यूट वाला हाई क्वालिटी का स्पिरिट आयरन तुम्हें दे देता हूँ। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहने लगा होता है कि वो तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। वो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारा जैसा टैलेंट टॉप ग्रेड का वेपन को डिजर्व करता है। इसके बाद वो लोग मास्टर लू के पास जाते हैं जहाँ पर जाकर वो फैंग से कहते हैं कि उसका टेम्पर काफ़ी ज़्यादा अजीब है, मैं उसे एक बार स्पिरिचुअल वेपन को बनाने के लिए बोला था लेकिन वो हर बार एक्सेप्ट नहीं करता है। ये सुनकर फैंग कहता है क्या वो आपको भी फेस नहीं दिया है, इसका मतलब वो तो काफ़ी ज़्यादा अजीब होगा। वो कहते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और पूरा जिन डायनेस्टी में अकेला वही है जो कि बेस्ट स्पिरिचुअल वेपन को बना सकता है। ये बोलकर वो लोग उसके घर के आंगने में एंटर कर जाते हैं जहाँ पर मास्टर लू एक मिडिल ग्रेड का स्पिरिट वेपन को बना लिया होता है, लेकिन वो उसका क्वालिटी से सेटिस्फाई नहीं होता है, इसलिए वो उसे आग में फेंक के बर्बाद कर देता है। ये देखकर फैंग थोड़ा सा चौंक जाता है और समझ जाते हैं कि उसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई है। तभी एल्डर यू उसे रिस्पेक्ट देते हुए अपने मौजूदगी का एहसास करवाता है, लेकिन मास्टर लू सीधे मना करते हुए कहता है कि मेरे पास गेस्ट को एंटरटेन करने का टाइम नहीं है। ये सुनकर उसका मुंह ही बंद हो जाता है। ये देखकर फैंग अपने बारे में बताकर उसे वेपन बनाने के लिए पूछता है, लेकिन वो उससे भी मना करते हुए कहता है कि मेरा मूड नहीं है। ये सुनकर फैंग कहता है कि आप ये नहीं जानना चाहते हैं कि मैं आपको क्या ऑफर कर सकता हूँ? ये बोलकर वो उसके पास जाकर धीरे से कहता है कि मैं आपका बॉडी के हिडन डिजीज को खत्म करने में हेल्प कर सकता हूँ। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से पूछता है कि आखिर तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला? फैंग उसे उस डिजीज के बारे में बताने लगता है। वो सब जानकर मास्टर लू कहता है कि हालांकि तुम सही हो, लेकिन काफ़ी सारे मास्टर इसे ठीक नहीं कर पाए हैं, इसलिए तुम्हें क्यों लगता है कि तुम इसे ठीक कर दोगे? ये सुनकर फैंग उसे अपने फार्मासिस्ट का लेवल का ऑरा दिखाकर पूछता है कि क्या इतना काफ़ी है? वो देखकर वो और ज़्यादा हैरान होकर सोचता है कि ये तो अर्थ ग्रेड से भी हाई लेवल का लग रहा है। ये सोचकर वो उसे अपने घर के अंदर बुलाता है जहाँ पर जाकर वो उसे चेक करके बताता है कि ये सॉल्व किया जा सकता है। ये सुनकर मास्टर लू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और हंसते हुए कहने लगा होता है कि मैं बच गया। ये देखकर एल्डर यू सोचता है कि ये बंदा हंस भी सकता है, मुझे ऐसा लगा नहीं था। तभी फैंग उससे कहता है कि मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम और मेडिसिनल मटेरियल लगेगा। ये सुनकर मास्टर लू कहता है कि अगर मेरा लाइफ बच जाएगा तो मैं कुछ भी करूँगा। ये बोलकर वो उससे पूछता है कि क्या आप एक स्पिरिचुअल वेपन फोर्ज करवाना चाहते हैं? इसके बाद कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर यू वापस चला गया होता है और फैंग उसे फायर एट्रीब्यूट वाला स्पिरिट वेपन बनाने के लिए कहता है। ये जानकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज होकर पूछता है कि आपके पास तो कोई भी एट्रीब्यूट है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप फायर एट्रीब्यूट वाला वेपन क्यों बनवाना चाहते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि ये बैकफायर भी कर सकता है। ये सुनकर फैंग अपने मास्टर से पूछता है कि क्या मुझे उसे अपने फायर एट्रीब्यूट वाला बात बता देना चाहिए? वो कहते हैं हाँ बता दो, तुम उसे डबल एट्रीब्यूट वाला वेपन बनाने के लिए कहो। ये सुनकर वो मास्टर लू को अपना डबल एट्रीब्यूट वाला बात बताकर उसे सीक्रेट रखने के लिए कहता है। वो जानकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी और कहता है कि मैं कभी भी डबल एट्रीब्यूट वाले वेपन को फोर्ज नहीं किया हूँ, उन दोनों एट्रीब्यूट को फ्यूज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। फैंग कहता है कि दोनों को फ्यूज करने की जरूरत नहीं है, उन दोनों को बस बीच
से अलग कर दीजिएगा। इसके लिए वो मान जाता है और अपना बेस्ट ट्राई करने के लिए कहता है। इसके बाद हाफ मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो उस वेपन को फोर्ज कर लिया होता है, जिसके एनर्जी फ्लक्चुएशन को देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और इसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं। वहीं पर मास्टर लू को दिखाते हैं जहाँ पर वो उसे सक्सेसफुली बना लिए होते हैं और फैंग को उस पर अपना खून का बूंद डालने के लिए कहता है। इसलिए वो अपना खून का एक बूंद डालकर उस वेपन का मास्टर बन जाता है और वो लोग उस स्वॉर्ड का नाम वुफेंग रखते हैं। इसके बाद 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग जुआन सिटी को छोड़कर कुछ टाइम के लिए जा रहा होता है और मास्टर लू को कुछ मेडिसिनल हर्ब लेने के लिए बोल देता है और एंशिएंट रूइन जाने के लिए कहता है। इसलिए मास्टर लू उसे एंशिएंट रूइन का एक मैप देते हैं। इसके बाद फैंग वहां से चला जाता है और एक टॉम्ब के एंट्रेंस पर पहुंच जाता है और उसके सामने एक बहुत ही बड़ा टॉम्ब होता है जो कि काफी लंबे टाइम से खुला होता है और वो बहुत ही पहले लूट लिया गया होता है। लेकिन फैंग फिर भी उसके अंदर चला जाता है, जहाँ पर जाकर देखने पर उसे पता चलता है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा होता है क्योंकि सब कुछ पहले लूट लिया गया होता है। लेकिन तभी उसका लिटिल बॉल उसके कपड़े में से निकलकर उसे बीच वाला पैसेज में जाने के लिए कहने लगता है। इसलिए वो उसका बात मानकर वहाँ पर जाने लगा होता है जहाँ पर काफी सारा कंकाल पड़ा होता है और वो काफी ज्यादा देर से जा ही रहा होता है लेकिन आखिर तक नहीं पहुंचा होता है। इसके 1 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अभी भी आगे बढ़ ही रहा होता है लेकिन वहां तक नहीं पहुंचा होता है, जिससे अब उसे काफी ज्यादा अजीब लगने लगा होता है। वो देखकर उसके मास्टर को भी काफी ज्यादा अजीब लगने लगा होता है और वो अपने स्किल का यूज करके देखती है तो उसे पता चलता है कि वो मेन हॉल में जाने का वो असली रास्ता है। वो जानकर फैंग काफी ज्यादा हैरानी से कहता है कि ये टॉम्ब तो पिछले 1 लाख साल से खुला हुआ है लेकिन फिर भी अभी तक कोई भी यहाँ पर पहुंचा क्यों नहीं है। वो बताते हैं क्योंकि बाहर का किंग सिर्फ असली किंग का सबऑर्डिनेट होगा और यहाँ पे रहने वाला पर्सन असली मास्टर होंगे। यहाँ पर टॉम्ब के अंदर में एक टॉम्ब है इसलिए किसी को भी इसके बारे में नहीं पता है। ये बोलकर वो लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। वो सब जानकर फैंग काफी ज्यादा खुश होकर कहने लगा होता है कि इसका मतलब वहाँ पर मार्शल एम्परर लेवल का मास्टर होंगे। अगर ऐसी बात है तो जरूर वहाँ पर कुछ बहुत ही अच्छी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन तभी उसके मास्टर उसे रोकते हुए कहती है कि तुम सिर्फ ग्रैंड मास्टर लेवल में ही हो, यहाँ से आगे काफी ज्यादा खतरा होगा। अंदर का टॉम्ब अभी तक खुला नहीं है इसलिए वहाँ पर ट्रेजर के साथ साथ काफी ज्यादा खतरा भी होगा और उसे गार्ड करने के लिए वहाँ पर काफी सारे बीस्ट भी होंगे। इसलिए तुम अभी वहाँ पर नहीं जा सकते हो लेकिन तुम्हारा लिटिल बॉल वहाँ पर जरूर जा सकता है। इसके बाद 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली मेन हॉल में पहुँच गए होते हैं और अपने स्किल का यूज करके देखने पर उसे पता चलता है कि वहाँ पर डेसोलेटेड एंशिएंट एरे होता है। उसके अंदर में काफी सारा अच्छा ट्रेजर होता है लेकिन वहाँ पर 3 मार्शल किंग लेवल का बीस्ट भी होता है और वहाँ पर काफी सारे वेंड्रेट लेवल का भी बीस्ट होता है। वो सब जानकर फैंग काफी ज्यादा लालची करने लगा होता है। इसलिए वो उससे कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो लिटिल बॉल सच में वो सभी के सभी ट्रेजर लेकर आ पाएगा। वहाँ पर एक छोटा सा ब्लैक कलर का कॉफिन है, सिर्फ वही मुझे काफी ज्यादा कीमती लग रहा है इसलिए अपने बीस्ट को उसे लेने के लिए बोलो। इसलिए फैंग उसे वो वाला कॉफिन लाने के लिए कहता है, जिसे लाने के लिए वो उसके अंदर चला जाता है और उस एरे में वो आराम से एंटर कर जाता है और कुछ देर के बाद वो उस छोटा सा कॉफिन को लेकर बाहर आ जाता है। उसे देखकर मास्टर उसे खोलने के लिए कहती है। फैंग उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन अपना सारा की का यूज करने के बाद भी वो उसे खोल नहीं पाता है और काफी ज्यादा थक गया होता है। तभी लिटिल बॉल उसे उसके पेट की तरफ इशारा करने लगा होता है। वो देखकर उसकी मास्टर कहती है कि शायद उसका ये मतलब है कि वो तुम्हारा वॉइड के पावर से खुलेगा। ये सुनकर फैंग थोड़ा सा चौंकते हुए कहता है लेकिन मैं अपना वॉइड वाला पावर कभी कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, यहाँ तक कि आप भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वो कहती है हाँ मुझे पता है, सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है। सिर्फ पहला जनरेशन को छोड़कर बाकी के जनरेशन वाले वॉइड मार्शल आर्टिस्ट मारे गए थे। ये सुनकर फैंग पूछता है तो आखिर वो कौन सा चीज है जो कि मिसिंग है। ये सुनकर मास्टर कहती है अरे गधे, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अभी तक इस हालत में क्यों होती। तभी लिटिल बॉल फिर से एरे के अंदर की तरफ इशारा करने लगा होता है। ये देखकर मास्टर काफी ज्यादा खुश होकर कहने लगी होती है कि इसका शायद ये मतलब हो सकता है कि मिसिंग चीज उसके अंदर में हो सकता है। लेकिन तभी फैंग निराश होकर कहता है कि मेरा अभी का पावर के कारण मैं उतने सारे मॉन्स्टर को संभाल नहीं पाऊंगा। उसके मास्टर कहते हैं कि तुमसे ये किसने कहा कि हमें उन बीस्ट को अकेले संभालना पड़ेगा, हमें तो सिर्फ लूट लेने का तैयारी करना है। ये बोलकर वो किंग टॉम्ब का न्यूज को फैला देती है। इसके बाद 1 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेन फैमिली को दिखाते हैं, जहाँ पर उसकी ग्रैंड डॉटर वहाँ पर जाने के लिए विनती कर रही होती है। वो सुनकर वो कहते हैं कि जब वो किंग वाला टॉम्ब ओपन होगा तो वहाँ पर काफी ज्यादा खून खराब होगा और तुम सिर्फ एक लड़की हो इसलिए मैं तुम्हें वहाँ पर अकेले जाने नहीं दे सकता हूँ। लेकिन वो अपने ग्रैंडफादर को किसी तरह से मना ही लेती है कि वो वहाँ पर किसी भी लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। इसके बाद एंशिएंट रूइन को दिखाते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग वहाँ पर जाने लगे होते हैं और वहाँ पर मौजूद बिस्ट से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और वो सब फैंग और उसके मास्टर दूर से देख रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, इसलिए लाइक कमेंट शेयर कर साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।